हमारे बीच शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, आज व्यक्ति के जीवन में बड़ी समस्या देखने में यह आती है कि व्यक्ति परिस्थितियों का दबाव सह नहीं पाता। विपरीत परिस्थितियों में वह बड़ा असहाय और दीनहीन सा महसूस करता है। इतने बौद्धिक विकास होने के बाद भी व्यक्ति की इस स्थिति का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज जो है ना, जीवन बहुत ज़्यादा गतिशील हो गया, फास्ट लाइफ है। जीवन में हर तरफ तरह तरह के आकर्षण पैदा हो गए हैं। इसमें आदमी कंफ्यूज होने लगता है। हर आदमी बस ये बताता है जो मैं कह रहा हूँ सो सब कुछ है। टीवी के एडवर्टाइजमेंट से लेकर के दुनिया के आकर्षण तक। तो एक नीति ये है कि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत अच्छी गाड़ियाँ तो बना ली आपने, बहुत हाई स्पीड का उसमें वो भी हो गया इंतज़ाम सब, लेकिन रोड ख़राब है तो फिर कैसे? फिर रोड भी वैसे ही बनाइए। और रोड भी बहुत अच्छे हैं, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, तो फिर ड्राइवर भी वैसे ही रखिए। तो अभी क्या है कि जैसे ये जीवन इतना तीव्र गति से चलने वाला हुआ है, मनुष्य को अपने विवेक को पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज करना चाहिए था। अपनी समझ को ज़्यादा मांझना चाहिए। यहाँ समझ को आजकल की चतुराई से भिन्न मानना पड़ेगा। चतुराई तो रोज़ तिकड़म करती है, लेकिन समाज हितकारी समझ जो है वो हितकारी रास्ता पकड़ती है। तो मेरे लिए क्या हित है, क्या अनहित है, ये समझने के लिए आदमी को अपने मस्तिष्क को ट्रेनिंग देनी चाहिए, तैयार करना चाहिए। पहले ये होता था, समझ के विकास के लिए बहुत कुछ समाज में व्यवस्था थी। आजकल समझ के विकास की व्यवस्था नहीं है, अकल के विकास की तो व्यवस्था है। अकल तो बहुत तेज़ हो गई आदमी की, बाल की खाल निकालता है। लेकिन आज आदमी यही नहीं समझ पाता कि मैं अपने साथ न्याय कैसे करूं। दुनिया के आकर्षण आप छोड़ दीजिए। मैं अपनी आँख से देखता हूँ, जिसे देखता हूँ उसी को देखता रह जाता हूँ, अपना काम भूल जाता हूँ। मैं स्वादिष्ट चीज़ खाता हूँ तो खाता जाता हूँ, पेट का हित भूल जाता हूँ। तो ये क्या है? अब वो बहुत ज़्यादा ना जाए तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अभी आकर्षण, वो बाहर के दबाव भी नहीं है, लेकिन हमारे भीतर ही इसका अभ्यास ही नहीं है कि हम अपना हित कैसे पकड़ लें। तो अपनी समझ को विकसित करना चाहिए। इसको समझदारी कहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये सूत्र बोले हैं कि आदमी को अपनी समझदारी को विकसित करना चाहिए, ईमानदारी को विकसित करना चाहिए, जिम्मेदारी को विकसित करना चाहिए और बहादुरी को विकसित करना चाहिए। तो यदि आदमी ये समझ ले कि मेरे लिए क्या हितकारी क्या अहितकारी, तो फिर रास्ता साफ है। भाई साहब, आपने अभी कहा कि व्यक्ति को समझदारीपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, पर हर व्यक्ति जो करता है वह यही सोचता है कि सही ही कर रहा है। ऐसे में वास्तविक समझ का निर्णय कैसे हो सकता है? ये जो आजकल परिस्थितियों का दबाव आदमी महसूस करता है, उसका कारण ये है कि आजकल का जीवन जो है बहुत ज़्यादा गतिशील हो गया है। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, चारों तरफ से आकर्षण बहुत हो गए हैं। अब जब ये बढ़ ही गया है समाज में, उसको बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें चयन की क्षमता, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, विवेकशीलता, उसकी ज़रूरत है जी। समाज में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन समाज में रूढ़ियाँ कुरीतियाँ पनपी चली जा रही हैं। अगर आदमी ना समझ, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या अभावहीन व्यक्ति परंपरा में पढ़े तो समझ में भी आता है। लेकिन संपन्न लोग, देखो आप होटल्स में, क्लब्स में क्या हो रहा है, तो सब वो नई रूढ़ियाँ बनती चली जा रही हैं जिसका विवेक के साथ कोई संबंध नहीं है। आदमी का कितना समय खराब हो रहा है। राजनीति में ले लो आप, धर्म के बारे में आप ले लो, रोज नया शास्त्र, रोज नई बात। तो उसमें ये बात है, आदमी के लिए आवश्यक ये हो जाता है कि वो अपनी जैसे जैसे स्कोप ऑफ लाइफ, जीवन की विविधताएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क की चयन शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़नी चाहिए जी। तो अपने जीवन के संबंध में, अपने मस्तिष्क के विकास के संबंध में, अपने आत्मा के विकास के संबंध में, अपने परिवार के विकास के संबंध में, अपने समाज के, राष्ट्र के विकास के संबंध में आदमी को अपने दिमाग को बहुत
बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है। तो समझदारी का मतलब ये है कि हम हित अहित, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे वो मनुष्यता का हो, समझ सकें। और अगर हमारी दृष्टि साफ है कि यही सही है तो हम पर उधर ही जाएंगे, फिर हम इधर उधर क्यों जाएंगे, हम अपने उसी क्रम की तरफ बढ़ जाएंगे सीधे। तो चूंकि आदमी सिलेक्ट नहीं कर पाता है कि हमारे लिए क्या, ये समझदारी की कमी है। तो अगर आदमी अपनी समझदारी का अभ्यास ठीक से कर ले, अपने विवेक को ठीक से जागृत कर ले, तो वो परिस्थितियों के दबाव से अपने बाहर आ सकता है बड़ी आराम से। निश्चित ही ऐसे समझदार ईमानदार व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दे सकते हैं। कई बार देखने में ये आता है कि व्यक्ति समझदार भी है, ईमानदार भी है, पर समाज के लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है? देखो, ऐसा है कि ये तो सनातन रोग है कि जो मैं सोचता हूँ सो सही और बाकी सब गलत। ये विवेक नहीं है, ये तो पूर्वाग्रह होता है। ये तो आज दिक्कत है कि आदमी ने विवेक का अभ्यास ही नहीं किया, पूर्वाग्रह की तरफ चलता है। और इसके लिए अगर थोड़े में समझा जाए तो हमारे यहाँ सत्संकल्प का एक वाक्य है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामूहिक स्वार्थ और सामूहिक हित को महत्व देंगे। बस जहाँ अधिकांश का आजकल भी देखो प्रगति हुआ, मनुष्य ने कहा हम तो विकास करेंगे, और विकास के नाम पर क्या हुआ कि धरती का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। तब आया कि विकास तो हो लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास हो। तो विवेक का मतलब है दूरदर्शी विवेकशीलता। इसको लेकर के हम चलें तो बहुत दूर तक जाएंगे, तब भी रहेगा। तो आज जो लोग जिसको सही मानता है वो तो रोज बदलता है, वो वास्तव में सही है नहीं, उसका पूर्वाग्रह है। सही का तो उसने अभ्यास ही नहीं किया। तो जहाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे वो मेरे लिए उसका सही है, लेकिन मैं तो स्वार्थ से अपना नियम कर लेता हूँ। जिससे राष्ट्र ठीक हो वो राष्ट्र के लिए ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी, अपने हित, अपने उसकी बात, अपने सुख की बात सोच लेता हूँ। तो वास्तव में ये विवेक का अभ्यास ही नहीं है, इसीलिए ये बात होती है। तो आदमी जब ये सोचे कि जिसमें से मैं हट करके हम आ जाए और अभी तत्काल हट करके लंबा समय आ जाए, तो वो विवेक की बात कहता है। हमारे यहाँ जो है प्रकृति को लेकर के चलो, जो इकोलॉजी की बात कही है, वो इसीलिए है कि लंबे समय तक प्रकृति का एक चक्र, इसको आप डिस्टर्ब मत करिए। समाज का एक अनुशासन है, इसको आप डिस्टर्ब मत करिए। भावनाओं का अपना महत्व, इसको आप डिस्टर्ब मत करिए। ये सब लेकर के अगर उन सब चीज़ों को लेकर के आदमी चलता है जिसको सनातन नियम कहते हैं, उनको लेकर के अगर चले, और वो समझता भी है, समझता ना हो सो बात नहीं है, लेकिन वो अपने मोहग्रस्त बुद्धि में समझते हुए कि ठीक नहीं, उसको ठीक सिद्ध करता है। तो आदमी आज ठीक होना नहीं चाहता, ठीक दिखना चाहता है। ये रोग है भाई साहब। आज व्यक्ति जीवन में जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका जीवन में कहीं कोई लाभ दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आदमी जानकारी से आगे नहीं बढ़ता। अगर हमारी समझ ये कहती है कि ये हमारे लिए ठीक है, तो अगला चरण ये है कि हमें ईमानदारी से उसको जीवन में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हमें ये पता है कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए व्यायाम ठीक है, तो हमें ईमानदारी से व्यायाम की कोशिश करना चाहिए। नहीं साहब, हमें तो जिम्नेशियम नहीं मिल रहा है तो घर में करो, ऐसा हम गांव में है तो मिट्टी के अखाड़े में करो। परिस्थितियां तो हैं, ईमानदारी से प्रयास करोगे तो रास्ता तो बन जाएगा। तो जो हम समझते हैं उसको करने में पड़ती है मेहनत, करना पड़ता है, तब उससे हम बचना चाहते हैं तो बहानेबाजी कर देते हैं। क्या मतलब हुआ कि हमारी समझ जिस बात में सहमत हो गई उसका हम ईमानदारी से प्रयास नहीं करते। हम सब कहते हैं साहब बेटियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन हम ईमानदारी से प्रयास नहीं करते। अगर ईमानदारी से प्रयास कर रहे होते तो जितनी अपनी बेटी के लिए संवेदनशील हैं उतनी अपनी बहू के लिए संवेदनशील हो जाते। वो भी तो किसी की बेटी हो गया लोहल हैं। आज हम ये तो कहते हैं कि वृद्धों को किस असुरक्षा हो गई, लेकिन हम अगर अपने घर के बुजुर्गों के पर ध्यान देने लगे तो बात समाप्त हो गई। तो ये क्या है कि हमने जो कुछ कह रखा उसको ईमानदारी से प्रयास नहीं कर। अरे साहब गरीबी बड़ी फैली हुई है, लेकिन जब हमें आता है तो मेहनत कश को हम उसको पूरी मेहनत का पैसा नहीं देना चाहते। जो आदमी ट्रेडिंग कर रहा है उसको खूब पैसा मिल रहा है, और जो मूल कलाकार है जिसने सारी चीज़ बनाई है उसको हम नहीं, उसको हम कस लेते हैं। क्यों? हम ईमानदारी से प्रयास करें ना उस तक पहुंचाने का।
तो ये जो है, जो हम जानते हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं, गरीबी देश के लिए ठीक नहीं है। और गरीब वो है जो मेहनतकश है, जो मूल कलाकार है जी। तो हम ईमानदारी से उस तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम बड़ी तिजोरी वालों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम ये जानते हैं कि राजनीति में अपराध घुस रहा है, लेकिन हम भले आदमी को बिना मांगे वोट क्यों नहीं देते? हम ये प्रतीक्षा क्यों करते हैं कि हमें आकर्षण दे, हमसे झूठे वादे करे तभी हम करें? हम ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमको मालूम है कि सभी धर्मों ने अच्छी बातें बताई हैं, मंच से हम बोलते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने फॉलोअर्स को नहीं समझाते। मंच पे हम कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की बात, लेकिन हमारे फॉलोअर्स जो चूकते हैं तो हम उनको नहीं बताते कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो। तो जो हमारी समझ है उसके लिए हम ईमानदारी से प्रयास नहीं करते। अगर हम समझदारी के साथ ईमानदारी जोड़ दें तो हमारी समझ का लाभ हमारे जीवन में आने लगे, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी। भाई साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, समझदार हैं, परंतु उनके जीवन में जो चीज़ दिखाई देती है वो स्वयं तो अपनाते हैं पर उससे समाज को कोई लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आदमी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी इसको अनुभव नहीं कर रहा है। माँ समझती है कि बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर वो रात को जगे, चाहे सवेरे उठे, चाहे वो कुछ भी करे, बच्चे की कुछ जिम्मेदारी को निभा लेती है। आज मनुष्य ये मानने लगा है कि हमारी समाज से कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये वो समाज तो भगवान चलाएगा, समाज तो नेता चलाएंगे, समाज को तो उनका धर्म पुरुषों का काम है और मेरा कोई काम है। तुम समाज में रह रहे हो ना, तो हर भले आदमी को समाज के हिसाब से जिम्मेदार बनना चाहिए। हम जिसमें रह रहे हैं उस परिकर में अच्छाई क्यों नहीं फैलती? जो हमारे आसपास के हमारे प्रभाव के क्षेत्र हैं वो उससे प्रभावित क्यों नहीं होते? इसका मतलब ये है कि शायद हमें भरोसा नहीं है। आप हमारे प्रिय हैं तो हम क्यों नहीं चाहते कि जिसका लाभ हमें मिला वो आपको मिले? तो ये या तो हमारी आपसे लगाव में कमी है और या तो हमारे अपने प्रयोग पर भरोसा नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें जिम्मेदारी हैं। हम मानते ही नहीं कि ये हमारा परिवार है, हम मानते ही नहीं हमारा राष्ट्र है, और अगर मानते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसमें कर सकें। तो आदमी अगर जिम्मेदार होकर के खड़ा हो जाएगा तो उसकी ढेरों कमियां दूर होना शुरू हो जाती हैं और समाज को लाभ मिलना लगता है। ये लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने क्रांतियाँ की हैं, ये लोग जिम्मेदार थे जो परिवर्तन लाए हैं, ये जिम्मेदार थे जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है, जिनका इतिहास लिखा जाता है। तो आज हर मनुष्य को अपनी अपनी सीमा में जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी के भाव व्यक्ति के अंदर जागने के बाद वह समाज में कुछ कार्य करने के लिए खड़ा भी हो जाता है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में वह पीछे क्यों हट जाता है? इसका क्या कारण है? ठीक है, ये होता रहता है। इसका मतलब ये होता है कि या उसका स्टेमिना कमज़ोर है या उसके अंदर बहादुरी का गुण कम है, वो जल्दी थक जाता है। उसने अपने आप को कि हम खेलने तो गए थे और बिल्कुल हमें अच्छा पास भी मिल गया था, स्कोर करते करते हम वहाँ जाके थक गए और खुद ही गिर पड़े। तो ये स्टेमिना की कमी है। बहादुरी दुर्योधन में भी कम नहीं थी और बहादुर अर्जुन भी था, लेकिन अर्जुन ने अपनी समझ को ठीक कर लिया कृष्ण से और फिर बहादुरी को इस्तेमाल किया तो ठीक बढ़ गया, और दुर्योधन अपनी गलत बात पे ही बहादुरी दिखाता रहा। तो समझदारी ईमानदारी के साथ है तो एक बहादुरी तो ये होती है सिद्धांत पर हम जो हैं उसी पर बने रहेंगे, डिगेंगे नहीं, और एक बहादुरी है कि जितनी परिस्थितियां आ रही हैं उनको हम धीरे धीरे पार करेंगे। आती हैं तो आती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये हमारे लिए कड़ा पड़ता है मोर्चा, हम इधर से बढ़ जाएं। जरूरी नहीं है। बांग्लादेश में हम गए तो हमने उलझे थोड़ी थे, किनारे से कट गए, आगे बढ़ गए। तो आदमी वहीं अटक भी जाए तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसके लिए आदमी के अंदर बहादुरी के गुण भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे तो व्यवधान तो आएंगे। आज तक किसी महापुरुष का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें व्यवधान ना आए हो, परेशानियां ना आई हो, है ना। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको रोकने वाले ना बीच में खड़े हो, वो जाएगा, उसी के बाद बढ़ना, यही तो इसकी विशेषता है। तो मनुष्य के अंदर ये बहादुरी का मादा होना चाहिए कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़े। अब लोग कहते कि नहीं साहब क्या करें, अब वो तो परिस्थितियाँ विपरीत थीं। तो हमारे यहाँ एक वाक्य गुरुदेव ने कहा है कि ये जो कमज़ोर लोग होते हैं, बालक होते हैं, ये परिस्थितियों के हिसाब से अपने को विकसित करते हैं। बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल भेज दिया तो पढ़ने लगा क्योंकि वहाँ माहौल है पढ़ने का। बच्चा कसरत नहीं करता है, जिम्नेशियम भेज दिया तो करने लगा, वहाँ माहौल है।
व्यायाम का। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे के लिए ये ठीक है। वो जिम्नेशियम बनाया किसने था? वो किसी एक संकल्प वाले ने बनाया था। वहाँ कोई वातावरण नहीं था, उसने अपने संकल्प से वातावरण बना दिया। वो विद्यालय बनाया किसने था? किसी प्रौढ़ ने बनाया था और उसने वहाँ बना दिया। तो बच्चा तो परिस्थितियों के हिसाब से अपने विकास की बात सोचता है, और प्रौढ़ व्यक्ति अपने संकल्प के हिसाब से परिस्थितियाँ बनाने की बात सोचता है। ये भी एक बहादुरी चाहिए कि अगर परिस्थितियाँ नहीं हैं तो हम बनाएंगे वैसी परिस्थितियाँ। तो ये बहादुरी का क्रम अगर चल पड़े समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ, तो फिर समाज की गति नहीं रुकेगी कि सही दिशा में, और काम पूरा होने तक छोड़ेंगे नहीं। ये आदमी बहादुर हो। हम नहीं कर पाए तो अगली पीढ़ी पूरी करेगी। स्वतंत्रता आंदोलन वहाँ से चला, आनंद मठ से, और यहाँ तक चलता चला गया, एक के बाद दूसरे संभालते गए, लेकिन डिगा नहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी। एक के बाद दूसरी पीढ़ी अपना झंडा इसने छोड़ा, उसने पकड़ लिया। तो ये करके हम तो चलते रहेंगे। बस ये अगर आदमी में बहादुरी आ जाए तो लक्ष्य तो सामने है, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे समाज का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे विश्व का हो। आदमी बहादुरी से वहाँ तक बढ़ता रह सकता है। भाई साहब, आपने अभी बहादुरी की बात कही, तो आतंकवादी भी बहादुरी दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बात समझदारी से शुरू होती है। आप सिर्फ बहादुरी की बात क्यों कर रहे हो? डाकू के प्रति बहुत ईमानदार होता है, स्मगलर के प्रति बहुत ईमानदार होता है, लेकिन समाज के प्रति ईमानदार नहीं होता। तो अगर बिना समझदारी के आप ईमानदारी बरतोगे तो आपकी ईमानदारी का तो लोग गलत फायदा उठाएंगे, आपको ईमानदारी के हवाला देंगे और हम इनकी गांठ काटेंगे और आपसे कहेंगे कि ईमानदार बने रहो। तो ईमानदारी का भी दुरुपयोग हो रहा है लोगों का। तो समझदारी पहली चीज़ है। अगर आपकी समझदारी इस स्तर की नहीं है तो आपकी ईमानदारी भी इस स्तर की नहीं होगी, और आपकी ईमानदारी की इस स्तर की नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी इस स्तर की नहीं होगी। और ये तीनों अगर आपके मजे हुए नहीं हैं तो बहादुरी को तो आप संभाल ही नहीं पाओगे। या तो आप विचार में डिग जाओगे, या तो आप अपनी ईमानदारी से अभ्यास छोड़ दोगे। अब तो मेरी बात चलने लगी, मैंने अभ्यास बंद कर दिया तो मेरा ही अपना स्तर गिर गया, मैं अपनी ईमानदारी में घट गया, क्योंकि अब तो मैं उपदेशक हो गया ना। तो मेरी तो बात सब सुनने लगे, मेरा अभ्यास घट गया, तो अगले चरण में जो लोगों को मैं बता ही नहीं सकता, फिर वो हो जाएगा। तो समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी ये रेगुलर मेंटेन की जाएंगी, सतत इनका अभ्यास होगा, तो ही बहादुरी का पॉजिटिव उपयोग हो सकेगा, तभी उसका विधेयात्मक उपयोग हो सकेगा। इसलिए हम इसी क्रम से कहते हैं लोगों से। ये देखा जाए तो ये उपनिषद के सूत्र हैं, उपनिषद जैसे सूत्र हैं। जैसे 4 पुरुषार्थ पहले कहे गए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज आदमी को अगर ये 4 पुरुषार्थ पकड़ ले, समझदारी हमारी स्तर की होगी, उसके साथ ईमानदारी का भी हमारा एक स्तर होगा, फिर हम जिम्मेदार भी बनेंगे, उसी हिसाब से जाएंगे। जितना हमारा इनका उतने स्तर की बहादुरी लो। जिस टीम जैसा तुम्हारा खेल है और जितना तुम्हारा स्टेमिना, उस स्तर की टीम में खेलो। वर्ल्ड कप में क्यों जाते हो? फिर अपनी प्रोविंशियल टीम तक में खेलो तुम, फिर वहाँ क्यों जा रहे हो? वो भी गलती हो जाएगी। तो इन तीनों का, चारों का एक युग्म है जो एक साथ मिल करके चलते हैं, और जब बहादुरी से आगे बढ़ोगे तो आप एक लक्ष्य पर पहुँचोगे। फिर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना। अब अगला लक्ष्य क्या बनाए? हर कदम पे आपको समझदारी, ईमानदारी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों एक साथ चलने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे चारों पैरों से चलता है, या चतुष्पदी होती है, ऐसा ये है क्रम। तो अगर इन तीनों का ठीक से निर्वाह किया जाए तो किसी का भी दुरुपयोग नहीं हो सकेगा समाज में। हम यही सोचते हैं कि लोग इस बात को समझें, तो जहाँ जहाँ समाज में व्यवधान हैं, चाहे जितने आकर्षण हों, चाहे जितने भटकाव हों, आदमी अपना रास्ता बना सकता है और सही लक्ष्य तक पहुँच सकता है। स्वयं भी पहुँच सकता है, अपने परिवार को भी ले जा सकता है, अपने समाज, राष्ट्र और विश्व को भी ले जा सकता है।